कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% जनसंख्या कम हो गई। एस्ट्रॉइड के टुकड़े अभी भी पर्यावरण में मौजूद थे। हवा दूषित हो गई थी। बची हुई रेडिएशन अभी तक असर रखी हुई थी। भूकंप और तूफान जैसी चीजें धरती पर आम हो गई। इंसानों के पास बंकर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ग्रीनलैंड के एक बंकर में अपने परिवार के साथ रहता है। वह एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है, लेकिन साथ ही एक जासूस भी, जिसका मतलब कि उसे एक खास सूट पहनकर कभी कभी बंकर से बाहर जाकर दुनिया की हालत का जांचना पड़ता है। एक दिन जमीन पर एक दरार खुली हुई दिखी और उसे एहसास हुआ कि यह दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। फिर जॉन बीच पर गया और वहां से उसने कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई शिप देखी। सबसे पहले उसने हर लाइफ बोट को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी कुछ नहीं मिला। कोई कुछ काम की थी नहीं। अंदर और आगे जाकर उसे बहुत सारी लाशें दिखी। चीजें ढूंढते हुए जॉन को एक नोटबुक भी मिली जिसमें खूबसूरत फूल रखा हुआ था। जॉन ने उस नोटबुक को अपने पास रख लिया। उसी वक्त बंकर से उसे रेडियो की एक चेतावनी मिली कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। जॉन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया क्योंकि तूफान बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आ रहा था। खुशकिस्मती से जॉन गेट के ऊपर से कूदकर सही टाइम पर बंकर में घुस गया और तूफान के अंदर आने से पहले उसने गेट बंद कर दिया। खुद को बचाने के बाद जॉन सदमे में बैठ गया। वह सोचने लगा कि मौत के कितना करीब था। इसके बाद जॉन ने अपने थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया और दुनिया की अजीब हालत के बारे में बात करने लगा। थेरेपिस्ट ने कहा कि सबके यही हालत है। लोग बस दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसलिए उसने जॉन से कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, खुलकर जियो। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन दूसरे बंकर में बैठी लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहां सब लोग बातचीत कर रहे थे कि खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी हैं। तभी एलिसन का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि जॉन सही सलामत वापस आ चुका है। उसी मीटिंग में डॉक्टर आमीन ने साइंटिस्ट से मिलकर जानकारी दी जो उसे दूसरे बंकर में मिली थी। वो एस्ट्रॉइड के बिना खड्डों के बारे में थी। इन खड्डों का साइज और गहराई उन्हें तूफान से बचाएगी और मुमकिन है कि जहरीली हवाओं से भी कुछ खास नहीं बिगड़ेगी। इसलिए वह जगह रहने के लिए बढ़िया हो सकती है। लेकिन एडमम ने याद दिलाया यह कि गड्ढे तो फ्रांस में हैं और पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही है। तभी अचानक एक भूकंप आया और पूरा बंकर हिलने लगा। लेकिन सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भूकंप कब रुकेगा और फिर अपने काम में लग गए मानो यह बिल्कुल आम बात हो। मीटिंग में कोई कहने लगा कि यह भूकंप और ज्यादा तेज होने लगे हैं। फिर एलिसन ने सबको याद दिलाया कि बाहर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन एडमम कहने लगा कि हमारे पास और लोगों को रखने के लिए चीजें नहीं हैं और साथ ही वह आएंगे पता नहीं किस तरह की बीमारी ले आए। इसलिए इस चीजों को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिसन कहने लगी कि वो वोटिंग करके पता चलेगा क्या चाहते हैं। हाथ उठे और ज्यादातर लोगों ने एलिसन का साथ दिया। इसलिए यह तय हुआ कि कल बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी को भेजा जाएगा। बाद में जब जॉन बंकर के पाइप में ठीक कर रहा था, तभी एलिसन ने अपने बेटे नेथन को बाहर देखा। इस बात से वह बहुत गुस्सा हुई कि बीमार हो जाओगी, अंदर जल्दी आओ। अंदर अपने कमरे में नेथन टार्च का इस्तेमाल करके अपनी बेडशीट में किए हुए छेदों से लाइट मार रहा था, जिससे ऊपर की दीवार पर सितारे बन जाते और उसे ऐसा महसूस होता कि वह आसमान देख रहा है। अगले दिन जॉन ने बंकर की दीवारों पर कुछ दरारें देखी। इस बीच बंकर ने भेजी हुई एक गाड़ी बाहर गई और कुछ लाचार लोगों को बचाकर वापस लेने लगी। आते वक्त टीम ने बंकर में कॉल किया और दूसरे राउंड के लिए परमिशन मांगी क्योंकि जगह कम होने की वजह से वह कुछ लोगों को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन एडमम ने तुरंत मना कर दिया, यह याद दिलाते हुए कि हमारे पास इतनी जगह और खाना नहीं है, लोग इकट्ठा करे जा रहे हो। उसी वक्त एक भूकंप आया और उसकी गाड़ी का संपर्क टूट गया। बंकर पहले से भी ज्यादा जोर से हिलने लगा, जिससे लोग और सामान दोनों गिरने लगे। तभी अचानक छत का कई हिस्सा बुरी तरह से टूट कर गिर गया, जिससे कुछ लोग फंस गए और गंभीर चोट भी लगी। कुछ पत्थर जॉन के सिर पर भी आ गिरे। धूल की वजह से कई दिन से चल रही उसकी खांसी और बढ़ गई। लेकिन उसके एक दोस्त ने उससे वहां से निकलने में मदद की। तभी सारे अलार्म बज गए और बंकर फिर से हिलने लगा। थोड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई। जॉन ऑफिस की तरफ दौड़ा ताकि एलिसन को बचा सके। एलिसन को काफी चोट आई थी। जॉन ने जल्दी से उसे खड़ा किया और दोनों अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने नेथन को उसके कमरे में मास्क पहने हुए पाया, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जॉन ने अपने परिवार से कहा कि जितनी जल्दी हो सके सामान पैक करो, तब तक मैं और मास्क लेकर आता हूँ ताकि हम यहाँ से बंकर छोड़ सकें। सभी लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जॉन फिर भी लॉकर तक पहुंचा और मास्क लेकर आया।
जिसके बाद नेथन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और परिवार ने बाहर निकलने के लिए तैयारी कर ली। जब बंकर का हिलना बंद हुआ, दीवारें भी टूटने लगी। बाहर का रास्ता पर एक परेशानी हो गई, लेकिन गेट सिर्फ आधा ही खुला था और इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन था। इसलिए जॉन ने अपने परिवार को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले गया। बदकिस्मती से पीछे का रास्ता भी टूट गया था, कई और रास्ता नहीं था। इस वजह से जॉन ने अपने परिवार को रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। जैसे तैसे वह लोग दरवाजे के पास पहुंचे और जॉन ने दरवाजे का बटन दबाया, लेकिन भारी इंजन की वजह से बंकर और बुरी तरह टूट गया। पर कम से कम वह लोग सही सलामत बाहर पहुंच गए। बाहर भी तगड़ी भीड़ मची हुई थी। जब जमीन में पानी के धमाके होने लगे तो दोनों ने नेथन को खो दिया और उसे ढूंढने के लिए वापस भागे। उन्होंने देखा कि नेथन आमीना के मदद कर रहा था, जो गिर गई थी। वो लोग आमीना को भी अपने साथ ले गए और बीच की तरफ भागने लगे। यहाँ बचे हुए लोग बोट्स पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे कि एक बोट तो पलट गई, जिसके बाद वह सभी लोग पानी पर जा गिरे। कुछ बेचैन और कुछ मजबूर लोग इस मौके का फायदा उठाकर एडमम का मास्क छीनने की कोशिश करने लगे। इसलिए एल्सन और जॉन उसे बचाने के लिए दौड़े, पर फिर एक आदमी ने जॉन पर झपट कर उसका मास्क छीन लिया। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो और एलिसन एडमम को खींचकर किनारे तक ले आए। अब सिर्फ एक बोट बची थी, तो जॉन अपने परिवार और कुछ लोगों को जल्दी से उसे पर चढ़ने का रास्ता दिखाने लगा। एलिसन ने चाहा कि जितना ज्यादा लोग वहां बचा सके उतने को बचा ले, लेकिन कैप्टन बोले कि ज्यादा वजन हो जाएगा, बोट डूब जाएगी। इसलिए मजबूरी में लोगों के मुंह पर ही दरवाजा बंद करना पड़ा। बाहर खड़े लोग बोट से चिपक गए जब तक बोट चली नहीं। उसी पल एक बहुत बड़ी लहर सामने आई और बीच से टकराकर उन लोगों को अपने साथ ले गई। जॉन की बेटी भी उसी लहर में जोर से इधर उधर उछली, लेकिन कैप्टन ने जैसे तैसे बोट को संभाल रखा था। वहां लोग सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद जॉन ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके कंफर्म किया कि यहाँ हवा की क्वालिटी सही है, इसलिए वह अपने मास्क उतार सकते हैं। फिर सारे बैठकर बात करने लगे कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं, और क्योंकि आइसलैंड खत्म हो चुका था इसलिए उन्होंने तय किया कि उनकी सबसे नजदीकी मंजिल इंग्लैंड है। कुछ घंटे बाद बोट ने काम करना बंद कर दिया। फिर जॉन ने इंजन चेक किया और उसे ठीक कर दिया, जिससे वह दोबारा अपने सफर पर निकल गए। जब रात हुई तो नेथन बहुत खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे तारे दिख गए। कुछ दिन बाद बोट फिर से रुक गई क्योंकि उसमें तेल खत्म हो गया था। अब किसी के पास कोई रास्ता ना था, तो उन्होंने बोट को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ दिया। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोट जमीन तक पहुंच गई। सब ने बाहर देखा तो हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि वह लिवरपूल में है। जॉन ने अपने डिवाइस से कंफर्म किया कि हवा यहाँ पर भी साफ है, पर अब उन्हें जल्द से जल्द रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि एरिया का हिस्सा पानी में डूब चुका है। जॉन ने एक चुप्पी ली और बोट पर चलाना शुरू किया। आखिरकार एक सूखी सड़क के किनारे ना पहुंच गई। सभी बोट से उतरे और देखा कि शहर बिल्कुल सूना लग रहा था। उन्हें सड़क पर कुछ लोग दिखे तो वह उनका पीछा करने लगे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। जॉन ने देखा कि उसमें से कई लोग बीमार लग रहे हैं, इसलिए वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जॉन के ग्रुप को चीखने की आवाजें सुनाई दी। आवाजों का पीछा करते हुए उन्होंने एक भीड़ को देखा। कई लोग एक बंकर के बाहर हल्ला मचा रहे थे, जबकि कुछ फौजी उस बंकर को गार्ड कर रहे थे। एडमम गेट की तरफ दौड़ा और बताने लगा कि हम ग्रीनलैंड स्टेशन की सरकारी अफसर हैं, हमें अंदर जाने दो। इस पर फौजी ने कहा, अपनी आईडी दिखाओ। लेकिन सिर्फ एलिसन के पास आईडी थी और उसे अपने परिवार को छोड़कर अंदर नहीं जाना था। एडमम फौजियों से बहस करने लगा, जबकि भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक से एक फौजी ने एडमम को गोली मार दी। जब भीड़ में खड़ा एक दूसरा इंसान जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो उसे भी गोली मार दी गई। सोल्जर्स ने गेट बंद कर दिया और अलार्म बजाना शुरू कर दिया। उसी वक्त आसमान से आता हुआ एक तूफान दिखाई दिया और भीड़ घबरा कर भागने लगी। अमीना और जॉन के परिवार ने एक वैन को रोका और ड्राइवर से उन्हें लंदन ले जाने को कहा, लेकिन ड्राइवर पेमेंट मांगने लगा, जिसके लिए जॉन ने उसे अपनी घड़ी दे दी। जिसके बाद ड्राइवर मान गया और गाड़ी तेज रफ्तार से शहर के लिए निकल पड़ी। समय रहते वह लोग तूफान से भी बच गए। एलिसन नेथन को गला लगाकर तसल्ली दे रही थी कि सब सही हो जाएगा, जबकि अमीना एडमम के लिए बहुत दुखी थी। ड्राइवर ने बताया कि लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के लिए किसी को भी मार देंगे। कुछ घंटे बाद वेन जंगल के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई। तब जॉन ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हें फ्रांस की हालत के बारे में कुछ पता है।
पर ड्राइवर का कहना था कि वो इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अचानक उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्होंने देखा कि आसमान से अभी भी एस्ट्रॉइड के टुकड़े गिर रहे हैं। सभी लोग तुरंत जल्दी से पेड़ को पकड़ लिया ताकि वह हवा के साथ उड़ ना जाए, लेकिन तभी वह ड्राइवर कहने लगा कि वह वैन ही हमारा सब कुछ है। वह अपनी वैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इसी दौरान टुकड़ा जमीन पर गिरने लगे और उसमें से एक ड्राइवर के साथ साथ वैन भी तबाह हो गई। जब यह टुकड़ों की बारिश खत्म हो गई तो हमारे 4 बचे लोगों ने वैन पर अपना बैग और काम की जो भी चीज़ मिल सकी निकाल ली और अब पैदल ही आगे का सफ़र जारी रखा। आखिरकार वह लंदन पहुंच गए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खुला पर अचानक ही मकिंजा नाम की एक औरत ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन इत्तेफाक से यह लोग मैकिजा के पुराने दोस्त थे। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर ली और उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुमाया और बताया कि यह बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है, इसलिए यहाँ रहने वाले सारे लोग बुजुर्ग हैं। पिकिंजी ने बताया कि मैंने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है और कुछ सोलर पैनल की मदद से जनरेटर चल रहा है। वह हवा को साफ करता रहता है। सब ने खाने पीने और खूब बातें करने का सोचा, फिर खाया पिया और खूब बातें की। मैकेंजा ने कहा कि मैंने अफवाहों तो सुनी है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह सच है या नहीं। बाद में एलिसन ने सोने की कोशिश की, लेकिन सोए कैसे? जॉन बाथरूम में बार बार खांस रहा था। जब उसने सिंक में देखा कि उसे खून दिख गया, जॉन ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलिसन ने कहा सच बताओ प्लीज़। इसलिए जॉन ने आखिरकार अपना राज खोला। वह कहने लगा कि बंकर में एक डॉक्टर ने बताया था कि मुझे जब खून आने लगे तो सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बच। यह सुनकर एलिसन पूरी तरह टूट गई। वह कहने लगी कि हम लोग यहीं रुकते हैं 2 महीने, तुम अपने आखिरी दिन आराम से बिता लो। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को सही सलामत फ्रांस तक लेकर जाऊँगा। वहीं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढने के बाद शांति से मर पाऊँगा। अगले दिन मिकी ने उन्हें रिटायरमेंट होम में खड़ी एक पुरानी गाड़ी सौंप दी ताकि वह लोग सुरक्षित अपनी जगह तक पहुँच जाएं। उसने जॉन को हाथ में एक बंदूक भी थमा दी ताकि वह अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। मैकेंजी ने उन्हें आखिरकार गले लगाया और फिर चारों वहां से रवाना हो गए। कुछ घंटे बाद जब वह अपने शहर के किनारे से गुजर रहे थे तो जॉन ने देखा कि नेथन उदास लग रहा है और वह आपस में बातचीत करते हुए कोई गेम खेलने लगे। और तभी अचानक एक गोली खिड़की का तोड़ते हुए सीधे अमीना को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाड़ियों में छुपे कुछ आदमी उनको लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन उन्होंने इंजन को निशाना नहीं बनाया क्योंकि उनका मकसद कार चुराना था। जॉन ने तुरंत गाड़ी को पीछे पोजीशन ले ली और जवाब में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे लुटेरे पास आते गए, जॉन ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो गई। मगर एलिसन के पास दूसरी बंदूक थी और उसने आखिरी आदमी को गोली मार दी। इससे पहले कि वह उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाता, एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और अमीना को दफना दिया। जॉन अपने दोस्तों को अलविदा कहते हुए एक प्रार्थना करने लगा, जिसे नेथन ने बड़े गौर से सुना। कुछ घंटे बाद परिवार एक बड़े से रेगिस्तान इलाके में पहुंच गए। वह समझ गए कि यह वही जहां इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समुद्र हुआ करता था। यहाँ से पानी हट चुका था, तो कम से कम उन्हें बोट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। रास्ते में उन्हें सारे समुद्री जहाज पड़े मिले। थोड़े आगे जाकर उन्होंने कुछ लोग दिखाई दिए। थोड़ा दिखने पर उन्हें पता चला कि जमीन के बीच यह बहुत बड़ी दरार है और उन्हें इस दरार की तरफ ही जाना है। यहाँ पहुँचना होगा रस्सियों से बने हुए खतरनाक पुल से। यह देखकर नेथन बहुत ज़्यादा डर गया और कहने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा उधर। तब जॉन ने उसे हिम्मत देते हुए सबसे पहले गया। पूरे परिवार को धीरे धीरे बहुत संभलकर रस्सी से पार करवाया। जब जॉन को अचानक खांसी आई तो वह लगभग फिसल ही गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और हवा ने पुल को जोर जोर से हिलाया, लेकिन सभी खुद को किस तरह बचाए रखा। किस्मत से हवा जल्द ही रुक गई और परिवार आगे बढ़ता रहा। बीच में एक चट्टान तक पहुंच गए। वहीं से 2 सीढ़ियां दूसरी तरफ जा रही थी। वह लोग सीढ़ियों के बीच में ही पहुंचे थे। अचानक जोरदार भूकंप आ गया। किस्मत से तीनों में से कोई नहीं गिरा। वहां तीनों आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक दूसरा भूकंप आया। इस बार दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगी। जल्द ही रस्सियों से बना हुआ पुल भी टूटने लगा। कई सारे लोग खाई में गिर चुके थे और मर गए। दूसरी चाहे वह जितना भी चलते जाएं, सिर्फ एक वीरान जमीन ही नजर आती थी।
तभी अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने डेनिस नाम के एक आदमी को उन पर बंदूक तान देखा, लेकिन उसने बंदूक को नीचे कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि यह लोग लुटेरे नहीं हैं, वो उन्हें सीधा अपने घर ले गया। कुछ ही देर में जॉन और उसके परिवार फ्रांस पहुंच गए। डेनिस फिलहाल एक पुरानी फैक्ट्री में रह रहा था जिसे वह एक गाड़ी का इंजन पावर देता। डेनिस ने उन्हें अपनी बेटी कमील और पत्नी से मिलवाया। उसकी पत्नी ने रेडिएशन का बुरा असर देखा था। वह व्हीलचेयर पर थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। डिनर के बाद डेनिस को पता चला कि जॉन का परिवार एस्ट्रॉइड से बने हुए खड्डे तक पहुंचना चाहता है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इस तरह से लोग खड्डे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होंगे। वहीं कामिल नेत ने अपने कमरे में ले गई और अपनी सारी कूल चीज़ें दिखाने लगी। बदले में नेथन ने उन्हें भी अपनी छेद की वह चादर दिखाई। नीचे से टॉर्च मारा तो आसमान में सितारे दिखने लगे। अगली सुबह डेनिस ने जॉन को एक मैप दिया और उसे सबसे खतरनाक रास्ते को दिखाने लगा। उसने आर्मी में अपना एक पुराना दोस्त का नाम बताया जो वह एक बड़ी पोस्ट पे है। साथ ही जॉन को अपनी पुरानी फ़ोटो भी अपने दोस्त के साथ दी ताकि यह साबित कर सके कि वह डेनिस को जानता है। हो सकता है उन्हें मदद मिल जाए। अचानक डेनिस ने रोते हुए जॉन को एक गुजारिश की, क्या तुम लोग कामिल को भी अपने साथ ले जा सकते हो? वह खुद अपनी बेटी को इस गड्ढे तक ले जाना चाहता है, लेकिन उसे यहीं रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा। जॉन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन एलिसन तुरंत मान गई। इसके बाद कामिल अपने माँ बाप को अलविदा कहते हुए जॉन के परिवार के साथ डेनिस को वैन में बैठाकर निकल पड़े। कुछ घंटे गाड़ी चलने के बाद एलिसन ने नोटिस किया कि बच्चे का मूड खराब है, इसलिए उन्होंने ब्रेक लेकर रुकने का फैसला किया और कई फौजियों ने उन्हें घेर लिया। कामिल ने अपने पिता के जनरल दोस्त का नाम लिया और फौजियों को मना लिया कि वह उन्हें एरिया क्रॉस करने में मदद करें। रात तक वह लोग एक लड़ाई के मैदान में पहुंच गए जहां आर्मी कुछ लोग से लड़ रही थी। एक फौजी उन्हें पीछे ले गया ताकि वह बिना किसी की नज़र में आए जंगल से गुजर सके। जब उनके पास एक धमाका हुआ तो उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें दोबारा चलना शुरू किया। फिर कुछ तारों के पार करके और ज़्यादा खतरनाक एरिया में पहुंच गए। जब उन्हें गोलियां और धमाके से बचने के लिए जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ना पड़ा। हर तरफ लोग मर रहे थे। तभी परिवार ने एक आदमी को आग में लपटे देखा। फिर उनके साथ वाले फौजी ने बंकर में कॉल करके बताया कि मेरे साथ सिविलियन हैं, और कुछ दूसरे फौजी ने उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा। जितना हो सकता था उन्हें कवर देते रहे। वह सब आगे बढ़ते हुए जंगल के लिए तैयार की गई एक सुरंग तक पहुंच गए, जहां जॉन बुरी तरह खांसने लगा और लगभग गिर पड़ा। सुरंग के अंदर से गुजरने हुए उन्हें कई लाशें मिली। आखिर में वह एक सीढ़ी तक पहुंचे और उनके साथ आए हुए फौजी ने उन्हें जंगल में भेज दिया, यह कहकर कि बस सीधे चलते रहना जब तक कैंप ना मिल जाए। सुबह होने पर वह आखिरकार मिलिट्री कैंप तक पहुंच गए। कमिल ने कुछ पहाड़ों की तरफ इशारा किया जो पहले वहां नहीं थे, और जॉन ने हिसाब लगाया कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। जब उन्हें डेनिस का दोस्त के बारे में एक फौजी ने पूछा तो पता चला कि वो तो मर चुका है और अब यह वाले फौजी उनकी मदद करने में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जॉन ने उन्हें बताया कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। एक आदमी ने उन पर तरस खाया और उन्हें अपनी बस में जगह दे दी। जॉन ने परिवार के और कुछ लोगों को बस में बिठाया जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन रास्ते में एक धमाका होने की वजह से सफ़र रुक गया। अचानक बस में कुछ लुटेरे ने घेर लिया। इसके लिए एक फौजी बाहर निकलकर लड़ने लगा, लेकिन लुटेरों ने उसे तुरंत गोली मार दी। फिर एक बदमाश ने ड्राइवर को भी गोली मार दी और सभी को बस से उतरने को मजबूर किया। जॉन ने अपने परिवार को तो बाहर भेज दिया, लेकिन खुद पीछे ही रुक गया ताकि उस लुटेरों से झपट सके। आवाज़ सुनते ही बाहर जब एक दूसरा लुटेरे ने अंदर आने की कोशिश की तो पैसेंजर में से एक ने उसके सर पर पत्थर मार दिया। तभी बस के अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। जॉन अपने हाथ में बंदूक लिए बाहर निकला और सब लोग खुश हो गए, लेकिन जॉन को भी गोली लग चुकी थी। सब लोग बस में बैठ गए। नेथन ने जॉन के जख्म को दबाए रखा जबकि एलिसन ने बस चलाई। कुछ ही देर में वह एक नए बने हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और परिवार जॉन को संभालते हुए तब तक चलता रहा जब तक उन्हें मंजिल नहीं दिख गई। सभी अफवाहें सच निकली। एस्ट्रॉइड से बना हुआ यह खड्डा एक बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ उपजाऊ जमीन थी और प्रदूषण नहीं था। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। उसी पल जॉन गिर पड़ा और उसके परिवार ने हर तरफ से उसे घेर लिया, उसकी मौत से पहले एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। जॉन की मौत पर सब लोग